हेलो दोस्तों, ये है 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पार्ट 1। कि यह एक पार्ट में ख़त्म नहीं हो सकता है, ये थोड़ा लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए इसे कई पार्टों में बांट दिया जाएगा। तो यह है पार्ट 1। तो हमें जानना है रियल नंबर क्या है। इससे पहले हम जानेंगे नंबर क्या है, यानी संख्या क्या है। तो संख्या जो है गणित की सबसे छोटी इकाई है। गणित की वह सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। संख्या जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है चर संख्या और दूसरी होती है अचर संख्या। चर संख्या ABCD की जो संख्या होती है उसे चर संख्या कहा जाता है। ABCD की जो भी संख्या होती है उसे चर संख्या कहते हैं। और एक दो वाले जो संख्या होती है वह अचर संख्या कहलाती है। फिर ये अचर संख्या जो है अनेकों प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। वहाँ 1 2 3 4 ये सभी जो है प्राकृत संख्या है, यानी गिनती की जो संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और जस्ट जब इसके पहले जीरो लगा देते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर यानी गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा दिया जाता है, तब जो है यह होल नंबर कहलाता है। और अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर तो ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या ही होता है, लेकिन उसमें प्लस और माइनस दोनों होती है। जब पूर्ण संख्या में माइनस और प्लस सभी एक साथ रहेंगी, जैसे कि -5 -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ये सभी जो संख्या है कि माइनस में पूर्ण संख्या जो है ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जब प्लस और माइनस दोनों के एक साथ रखा जाएगा तो इसे कहेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर यानी वह संख्या जो किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जितने भी संख्या हैं वे एक और अपने आप से भाग लगती ही हैं। जितनी भी संख्या है कम से कम एक और अपने आप से भाग लगती हैं। लेकिन भाज्य संख्या जो है एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाता है। जैसे कि 4 में जब हम यहाँ देखेंगे खुद से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और इसके अलावे यह 2 से भी भाग लग जाएगा। तो 4 जो है भाज्य संख्या हुआ। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड टूट जाए, जिसका गुणनखंड 1 के सिवा दूसरा भी हो, कोई और भी हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सभी जो है भाज्य संख्या है। 9 में 3 से भाग लग जाएगा, एक और खुद को छोड़ के। सभी में एक और खुद को छोड़ के दूसरे संख्या से भाग लग जाएंगे। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जस्ट इसके उल्टा है, इसमें भाग लग रहा था एक और अपने आप को छोड़ के दूसरे से, और ये जो प्राइम नंबर है इसमें किसी और से भाग लगेगा ही नहीं। यानी वह संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 2 में खुद से भाग लगेगा, 2 में 1 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक इसी तरह 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है
12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद जानते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी वह संख्या, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी मौसा जो है एक आता है उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, जब आप इसका मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा 1 आएगा। 12, 13, जब आप इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा 1 आएगा। यानी कि इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि दोनों में एक के सिवा कोई और गुणनखंड होगा ही नहीं। जैसे कि इसका चलिए इधर बताते हैं। जैसे आप 12 का गुणनखंड कीजिएगा 2, 2, 3, 1 आएगा। एक यहाँ लिख देते हैं। 13 कीजिएगा तो 1 गुना 13 आएगा। इसमें सिवाय 1 के कोई और मिलेगा ही नहीं। जैसे हम 2, 3 लिखे हैं, 2 का कीजिएगा तो 1, 2 आएगा, 3 का कीजिएगा 1, 3 आएगा। यानी इसमें जो है LCF हमेशा 1 आएगा। तो वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 होता है, या आप यूँ कर लीजिए कि उसमें कॉमन जो गुणनखंड होंगे वे सिर्फ 1 होते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ बटा में 0 नहीं हो। यानी इसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि 2/3, 5/4, 7/1, 1/7 या 0.56। इसमें तो बटा में 1 होता है, दशमलव रहेगा तो डबल 0 आ जाएगा, ये परिमेय है। तो इस तरह से जो बटा में लिखा जा सकता है उसे परिमेय कहते हैं। आप √4 को भी परिमेय कर सकते हैं, क्योंकि इसका रूट टूटेगा तो 2 आता है। तो जिसे बटा में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी जिसे P/Q के रूप, जो P/Q के रूप का न हो, और इसमें Q 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि √3, √5, √7 या 7.23, 4, 5, 2, 7, 3, 4, 3, 8, 9, ये रुक भी नहीं रहा है और बढ़ते जा रहा है, ये भी अपरिमेय कहलाएगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से जिसे बटा में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई के बारे में 9th में डिस्कस हो चुका है, इससे ज़्यादा इसके बारे में हम यहाँ नहीं बताएंगे। एक बार अच्छा से देख लीजिए। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती के पहले 0 लगा देने के बाद ये पूर्ण संख्या बन जाता है, और प्लस और माइनस में जब पूर्ण संख्या होती है तब इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ के किसी और से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी और से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी दो संख्या जिनका मौसा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में न लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ही समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्या, जैसे कि 7/2 परिमेय हो गया और √3 अपरिमेय हो गया, ये जब दोनों एक साथ रहेंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। या 5 परिमेय हो गया और √3, 5 परिमेय हो गया और √3 अपरिमेय हो गया, दोनों एक साथ रहेंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि ये 1.1 जो 10वीं का 1.1 है एक्सरसाइज, उसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, नाम सुन के लग रहा होगा नया है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग पहले से इसे जान रहे हैं। ये जो है दो संख्याओं का जो भाग होता है उसके बीच के संबंध को ये दर्शाने वाली एक सूत्र है। यूक्लिड साहब ने कहा था कि यदि हम किसी छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या में भाग देते हैं तब उसके भाजक और भागफल का गुणन करने के बाद उसमें जो शेषफल जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या के बराबर होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि आपको हम दे दिए 7 और 12, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या है 12 और ये छोटी संख्या है 7। 7 से 12 में भाग देंगे, 7 से कम 7, शेषफल आ गया 5। ये कहलाता है भाजक, ये कहलाता है भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेष या शेषफल। ये बड़ी संख्या, इस भाज्य को A कहा जाता है, इसको B बोला जाता है, इसको Q बोला जाता है और इसको R बोला जाता है। यानी कि आप लोग जो पहले पढ़े थे वो ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी कि भाज्य है 12, भाजक है 7, भागफल है 1 और शेषफल है 5। 7 से कम 7, 5 12, यानी 12 बराबर 12। ये भाग जो आप कर सकते हैं, सही है। इस तरह से आप पहले भाग जांच करने की विधि इसे कहते थे। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, भाज्य को A कहते हैं, A बराबर भाजक को B और भागफल को Q और शेषफल को R, यानी A बराबर BQ जोड़ R। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है A बराबर BQ जोड़ R है, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, A बराबर BQ जोड़ R। अब हम यहाँ जाहिर सी बात है इसे मिटाते हैं। कि एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 2 से 2 और 9 रहता, तो जब हम 2 से भाग देते हैं 9 में तो 2 तिहाई 6, यहाँ आ गया 3। क्या लग रहा है, क्या ये भाग सही है? नहीं, ये भाग गलत है, क्योंकि ये जो B है ये R से छोटा आ गया, B जो है छोटा हो गया R से, इसलिए यह गलत है। यहाँ हम 2 चौका 8 भी तो लगा सकते थे, 2 चौके 8, तब आया शेषफल। अब जो B है वो बड़ा है R से, यानी R छोटा है B से, यह जो है सही है। यह R जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, या R जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं, कभी यहाँ माइनस में नहीं आएगा। आप इसे 2 पचे 10 लगाकर -1 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ 2 चौका 8 ही लगा सकते हैं, यानी कि R या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि R जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के, लेकिन R जो है हमेशा
छोटा होगा b के, r से बड़ा b होगा, और r जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इसमें ये कंडीशन इन्होंने यहाँ रख दिया कि b जो है बड़ा होगा r से, और r जो है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब इस पे हमें HCF निकालना है। ये HCF निकालने की विधि है। तो HCF निकालने की ये विधि है। इससे पहले हम आपको दो और विधियां बता देना चाहेंगे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सब HCF जो है दो संख्याओं में मिलने वाली वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ अगर आपको दिया हो 12 और यहाँ दिया हो 18, हम पूछें कि इसमें कितना कितना से कोई एक ऐसा संख्या बताइए जिससे दोनों में भाग दिया जा सके। तो आप एक भी बता सकते हैं, एक एकम एक, एक दूनी दो, इसमें भी एक से लग जाएगा, एक एकम एक, एक अठे 8। अब 2 से लगाएं तो भी दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक 12, 2 नवा 18। तो आप 3 से देंगे तो भी भाग लग जाएगा, 3 चौका 12 और 3 छक 18। और इससे अब आगे आपके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग देने पर दोनों में भाग लगे। अब इतना झंझट करके हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो 3 जो आया जिससे दोनों में भाग लगा, और इससे अब बड़ी कोई संख्या नहीं है, अर्थात 3 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग सकता है। अर्थात 12 और 18 का HCF जो कहलाएगा वो 3 होगा। 12 और 18 का HCF 3 होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग सकता है, और इससे बड़ी दूसरी कोई संख्या नहीं है जिससे इस दोनों में भाग लग सके। तो इसे साधारण तरीके से निकालने की विधि बताते हैं। गुणनखंड विधि से अगर आपको कहा जाए 12 और 18 का HCF निकालना है गुणनखंड विधि से, आप सिंपली क्या करेंगे, इधर हम दो बराबर भाग में बांट रहे हैं। 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 18 का निकालेंगे, 2 नवा 18, 3 3 9, 3 एकम 3। यानी कि 12 का गुणनखंड आया 2 2 3, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में तो एक है ही। 18 का आया 2 3 और 3। अब दोनों में जो कॉमन है उसको देखिए, यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 और 3, तो 2 3 6। 6 जो है एक ऐसी, सॉरी इसके पहले हमने थोड़ा सा गलती बता दिया है, क्योंकि 12 और 18 में 6 से भी भाग लग सकता है, अर्थात 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन था उसको निकाल दिया, गुना करने पर आया 6, अर्थात 6 ही इन दोनों संख्या का HCF है, यानी कि HCF ऑफ 12 18 आएगा 6। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप 1 2 करके देख लीजिए अपने से, 20 और 144 का, 360 और 190 का। इस तरह से दो संख्या का करके निकाल लीजिएगा। ये पहली विधि। दूसरी भाग विधि बताते हैं, इसको उतार लीजिए।
अब HCF निकालना है आपको भाग विधि से। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 135 और 225 का कहा जाए HCF निकालिए भाग विधि से, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपको बड़ी संख्या चुननी है। बड़ी संख्या है 225, इसको आप अंदर रखेंगे। छोटी संख्या है 135, इसको आप बाहर रखेंगे। तो 135 के पढ़ा में 2 बार भी पढ़िएगा तो 135 गुना 270 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा। तो 135 एकम 135 लगाइएगा। यहाँ 5 से 5 गया तो 0, 3 से 2 से 3 लीजिएगा, यहाँ से लेंगे तो 12, 12 से 3 गया तो 9, ये 1 से 1 गया तो खत्म। अब यहाँ से 90 बच गया, जो कि इससे कम है, अर्थात भागा अभी सही है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो शेषफल है ये बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य, अर्थात ये 135 बन जाएगा भाज्य। अब 90 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो 90 का 90, 90 दूनी 180, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप लगाएंगे एक बार में 90 कम 90, यहाँ 5 से 0 गया तो 5, यहाँ 3 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से 13 में से 9 गया तो 4। अब आप यहाँ 90 को लाएंगे, भागफल बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। सॉरी, ये शेषफल बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। 45 के पढ़ा पढ़िए, 45 से 45, 45 दूनी 90, यहाँ 2 बार में लग जा रहा है, 45 दूनी 90। अब शेषफल यहाँ आ गया 0। तो ये जो अंतिम भाजक है यही कहलाता है HCF। अंतिम भाजक HCF कहलाता है, यानी कि 135 और 225 का जो HCF आया, 135 और 225 का, वह हो जाएगा 45। सिंपल है, भाग विधि। आप पहले भाग लगाइए, जो शेषफल बचे अगले स्टेप में शेषफल को बना दीजिए भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। फिर अगले स्टेप में फिर भी अगर शेषफल बच जाता है फिर उसको बना दीजिए भाजक, और इस बार जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। फिर अगले स्टेप में अगर इस बार भी नहीं आता तो शेषफल को बनाते भाजक, और जो भाजक था उसको बनाते भाज्य। इस तरह से कंटिन्यूसली करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। एक और कर देते हैं 12 18 वाला, 12 और 18 का। तो इसमें बड़ी संख्या 18 है तो 18 को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या 12 है तो 12 को बाहर रखेंगे। 12 कम 12, यहाँ 6, ये 31। अब शेषफल बच गया, और ये 12 से छोटा है, भाग नहीं लगने वाला है, कि जो शेषफल था ये बन जाएगा भाजक, जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। 6 दूनी 12, ये शेषफल आ गया 0। तो जो अंतिम भाजक है यही बन जाएगा, यही कहलाएगा HCF, यानी कि HCF 12 और 18 का जो है वो होगा 6। इस तरह से आप बहुत सारा कर सकते हैं, तो जैसे कि 1 2 दे रहे हैं। इसको बना लेना है 196 और 38,220। 4052 और 12,576। ये दो संख्या को इन दोनों का HCF आप भाग विधि से निकालेंगे। यानी भाग विधि का तरीका यह है, फर्स्ट में बड़ी संख्या को हम A कह देते हैं, A में B से भाग दीजिए जिससे प्राप्त भागफल Q और शेषफल शेष R होगा। ठीक है,
फिर सेकेंड स्टेप में यदि शेष r बराबर 0 नहीं है तो जो पहले भाजक था, भाजक, तो b को a मान लीजिए और यानी जो b था वो अब a बन जाएगा अगले स्टेप में, और जो r था वो b बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम इसमें बताए थे 12 18 कहीं बताते हैं 12 और 18, यानी यह b है और यह a है। हम b से a में भाग देंगे तो 12 कम 12 यह q आएगा और शेषफल जो आएगा वो 6 r आ गया 6। अब शेषफल जब 0 नहीं आया, हमने कहा है a से b में भाग दीजिए, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा q और शेषफल प्राप्त होगा r। यदि शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो b को a मान लीजिए, यानी ये जो b था अब इसको आप a मान लीजिए, यानी अंदर रख लीजिए। ठीक है, और ये जो r था इसको a बना दीजिए, r को सॉरी b बना दीजिए, तो r को हमने b बना दिया। अब अगले स्टेप में 6 दूनी 12, शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पे रुक जाना है। तब जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप क्या कीजिएगा, r जब तक 0 नहीं आ रहा है तब तक आप b को a बना देंगे और r को b बना देंगे हर अगले स्टेप में। इसको नोट कर लीजिए। अब जो ये तीसरी विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अगर आपको कहा जाए एक 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए फिर से आपको भाग विधि का सहारा लेना होगा। आप इस तरह पन्ना को 2 भाग में बांट दीजिएगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप a मान लेंगे, यानी ये हो गया 225। जो छोटी संख्या है उसको आप b मान लेंगे। ठीक है, फिर हम इधर भाग विधि वाला काम करेंगे, यानी 225 में भाग देंगे 135 से। 135 दूनी 270, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 135 से कम 135 देंगे। 0 12 में से 3 क्या 9, ये कट गया, यानी शेषफल आया कितना r। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो होता है a बराबर BQ जोड़ r। तो यहाँ जो a है कितना है 225 है, b जो है 135 है, और q जो आया है हमारा वो 1 आया है, और r जो आया है वो है 90। चूंकि हमने इसके पहले वाले रूल में बताया था कि जब तक आपका r नहीं आए आपको फिर बदल करते रहने पड़ेंगे। अब r यहाँ 90 आगे 0 नहीं आया, तो अब ये जो r था वो बन जाएगा b, और ये जो b था वो बन जाएगा a। ठीक है, अब जो हमने बताया कि r जो था वह b बन जाएगा और जो b था वो a बन जाएगा। ये b जो था वो a यानी कि बाहर आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा b, और ये जो r था वो आ जाएगा b की जगह पर। ठीक है, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। हमने क्या बताया है कि हर बार अगले स्टेप में अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आप शेषफल को बना देंगे b, और ये जो b था उसको बना देंगे a, यानी यहाँ ला देंगे। तो 90 के पढ़ा में 135 नहीं है, 90 के 90, 90 दूनी 180। अब 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 90 का 90 लगाएंगे,
यहाँ 90 लिखेंगे, यहाँ 5 में 0 गया 5, ये 13 में से 9 गया तो 4। अब फिर से वही ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। अब हमें इतना से देखने से मतलब नहीं है, आप उतना पूरा को नहीं देखेंगे, आप इतना को नहीं देखेंगे, आप इसको देखिए, यह ए है, बी है, क्यू है, आर है। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर यानी 100, ए हो गया आपका 135 बराबर बी क्यू बी हो गया आपका 90 और क्यू होगा आपका 1 और आर हो गया आपका 45। अभी भी यहाँ से एस पर 0 नहीं है, आर 0 नहीं हुआ, तो फिर से वही वाला काम, आर को बना देंगे बी और बी को बना देंगे ए। हर एक स्टेप में जब तक आपका एस पर 0 नहीं आता है तब तक ये आपको दोहराते रहना है। तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, यहाँ 2 और यहाँ 90, यहाँ से पर आपका 0 हो गया। अब आगे आपको कोई काम नहीं करने हैं, लेकिन तीसरा स्टेप यहाँ लिखने होंगे। तो यहाँ हो गया ए बी क्यू आर, ए बराबर यानी ए हो गया आपका 90, ए बराबर बी क्यू बी हो गया 45, क्यू हो गया 2 और आर हो गया 0 हो गया। अब 0 आ गया, अब रुक जाना है। हमने कहा था कि जो अंतिम भाजक होगा वही होगा HCF। अंतिम भाजक 45 है, इसलिए HCF हो जाएगा 45, यानी कि HCF ऑफ 225 135 का होगा 45। इस तरह से आपको युग्म विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकाल लेने हैं। अब आपके पास 3 विधियां हो चुकी हैं HCF निकालने के। अब आप आसानी से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, जिस विधि से कहा जाए कोशिश कीजिए उस विधि से निकालने की नोट कर लीजिए। और इसी तरह आप जितने भी पहले हमने भाग विधि से दिया था, गुणनखंड विधि से दिया। दोस्तों यह है 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पार्ट 1। क्योंकि यह एक पार्ट में ख़त्म नहीं हो सकता है, यह थोड़ा लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए इसे कई पार्टों में बांट दिया जाएगा। तो यह है पार्ट 1। तो हमें जानना है रियल नंबर क्या है। इससे पहले हम जानेंगे नंबर क्या है, यानी संख्या क्या है। तो संख्या जो है गणित की सबसे छोटी इकाई है। गणित की वह सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। संख्या जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक होता है चर संख्या और दूसरी होती है अचर संख्या। चर संख्या ABCD की जो संख्या होती है उसे चर संख्या कहा जाता है। ABCD की जो भी संख्या होती है उसे चर संख्या कहते हैं, और एक वाले जो संख्या होती है वह अचर संख्या कहलाती है। फिर ये अचर संख्या जो है अनेकों प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। वहाँ 1 2 3 4 ये सभी जो है प्राकृत संख्या है, यानी गिनती की जो संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और जस्ट जब इसके पहले 0 लगा देते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर यानी गिनती की संख्या के पहले 0 लगा दिया जाता है, तब जो है यह होल नंबर कहलाता है। और अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या ही होता है, लेकिन उसमें प्लस और माइनस दोनों होती है। जब पूर्ण संख्या में माइनस और प्लस सभी एक साथ रहेंगी, जैसे कि -5 -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ये सभी जो संख्या हैं कि माइनस में पूर्ण संख्या जो है ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जब प्लस और माइनस दोनों को एक साथ रखा जाएगा तो इसे कहेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर यानी वह संख्या जो किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहेंगे।
जितने भी संख्याएं हैं वे एक और अपने आप से भाग लगती ही हैं। जितनी भी संख्याएं हैं कम से कम एक और अपने आप से भाग लगती हैं, लेकिन भाग संख्या जो है एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाता है। जैसे कि 4, 4 में जब हम यहाँ देखेंगे खुद से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और इसके अलावे यह 2 से भी भाग लग जाएगा। तो 4 जो है भाज्य संख्या हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड टूट जाए, जिसका गुणनखंड 1 के सिवा दूसरा भी हो, कोई और भी हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सभी जो है भाज्य संख्या है। 9 में 3 से भाग लग जाएगा, एक और खुद को छोड़ के, सभी में एक और खुद को छोड़ के दूसरे संख्या से भाग लग जाएंगे। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जस्ट इसके उल्टा है, इसमें भाग लग रहा था एक और अपने आप को छोड़कर दूसरे से, और ये जो प्राइम नंबर है इसमें किसी और से भाग लगेगा ही नहीं। यानी वह संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 2 में खुद से भाग लगेगा, 2 में 1 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है क्योंकि यह सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक इसी तरह 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद जानते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी वह संख्या, वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी मौसा जो है 1 आता है उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, जब आप इसका मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा 1 आएगा। 12, 13, जब आप इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा 1 आएगा। यानी कि इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि दोनों में 1 के सिवा कोई और गुणनखंड होगा ही नहीं। जैसे कि इसका चलिए इधर बताते हैं। जैसे आप 12 का गुणनखंड कीजिएगा, 2, 2, 3, 1 आएगा। 1 यहाँ लिख देते हैं। 13 कीजिएगा तो 1 गुना 13 आएगा। इसमें सिवाय 1 के कोई और मिलेगा ही नहीं। जैसे हम 2, 3 लिखे हैं, 2 का कीजिएगा तो 1, 2 आएगा, 3 का कीजिएगा 1, 3 आएगा। यानी इसमें जो है LCF हमेशा 1 आएगा। तो वैसी 2 संख्याएं जिसका मौसा 1 होता है, या आप यूँ कर लीजिए कि उसमें कॉमन जो गुणनखंड होंगे वे सिर्फ 1 होते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ बटा में 0 नहीं हो, यानी इसे p/q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि 2/3, 5/4, 7/1, 1/7 या 0.56। इसमें बटा में 1 होता है, दशमलव रहेगा तो डबल 0 आ जाएगा, ये परिमेय है। तो इस तरह से जो बटा में लिखा जा सकता है उसे परिमेय कहते हैं। आप √4 को भी परिमेय कर सकते हैं क्योंकि इसका रूट टूटेगा तो 2 आता है। तो जिसे बटा में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
यानी जिसे p बटा क्यू के रूप, जो p बटा क्यू के रूप का न हो, और इसमें क्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे कि √3, √5, √7 या 7.23, 4, 5, 2, 7, 3, 4, 3, 8, 9, ये रुक भी नहीं रहा है और बढ़ते जा रहा है, ये भी अपरिमेय कहलाएगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से जिसे बटा में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई के बारे में 9th में डिस्कस हो चुका है, इससे ज़्यादा इसके बारे में हम यहाँ नहीं बताएंगे। एक बार अच्छा से देख लीजिए, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती के पहले 0 लगा देने के बाद ये पूर्ण संख्या बन जाता है, और प्लस और माइनस में जब पूर्ण संख्या होती है तब इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ के किसी और से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ के किसी और से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में न लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ही समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्या, जैसे कि 7/2 परिमेय हो गया और √3 अपरिमेय हो गया, ये जब दोनों एक साथ रहेंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। या 5 परिमेय हो गया और √3, 5 परिमेय हो गया और √3 अपरिमेय हो गया, दोनों एक साथ रहेंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि ये 1.1 जो 10वीं का 1.1 है एक्सरसाइज, उसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, नाम सुन के लग रहा होगा नया है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग पहले से इसे जान रहे हैं। ये जो है दो संख्याओं का जो भाग होता है उसके बीच के संबंध को ये दर्शाने वाली एक सूत्र है। यूक्लिड साहब ने कहा था कि यदि हम किसी छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या में भाग देते हैं तब उसके भाजक और भागफल का गुणन करने के बाद उसमें जो शेषफल जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या के बराबर होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि आपको हम दे दिए 7 और 12, ठीक है, तो ये बड़ी संख्या है 12 और ये छोटी संख्या है 7। 7 से 12 में भाग देंगे, 7 से कम 7, शेषफल आ गया 5। ये कहलाता है भाजक, ये कहलाता है भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेष या शेषफल। ये बड़ी संख्या, इस भाज्य को A कहा जाता है, इसको B बोला जाता है, इसको Q बोला जाता है और इसको R बोला जाता है। यानी कि आप लोग जो पहले पढ़े थे वो ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी कि भाज्य है 12, भाजक है 7, भागफल है 1 और शेषफल है 5। 7 कम 7 5 12, यानी 12 बराबर 12। ये भाग जो आप कर सकते हैं, सही है। इस तरह से आप पहले भाग जांच करने की विधि इसे कहते थे।
यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, भाज्य को ए कहते हैं, ए बराबर भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर, यानी ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर है, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। अब हम यहाँ जाहिर सी बात है इसे मिटाते हैं। कि एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 2 से 2 और 9 रहता, तो जब हम 2 से भाग देते हैं 9 में तो 2 तिहाई 6, यहाँ आ गया 3। क्या लग रहा है, क्या ये भाग सही है? नहीं, ये भाग गलत है, क्योंकि ये जो b है ये r से छोटा आ गया, b जो है छोटा हो गया r से, इसलिए यह गलत है। यहाँ हम 2 चौका 8 भी तो लगा सकते थे, 2 चौके 8, तब आया शेष पर। अब जो b है वो बड़ा है r से, यानी r छोटा है b से, यह जो है सही है। यह r जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, या r जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं, कभी यहाँ माइनस में नहीं आएगा। आप इसे 2 पचे 10 लगाकर -1 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ 2 चौका 8 ही लगा सकते हैं, यानी कि r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि r जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के, लेकिन r जो है हमेशा छोटा होगा b के, r से बड़ा b होगा, और r जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इसमें एक कंडीशन इन्होंने यहाँ रख दिया कि b जो है बड़ा होगा r से, और r जो है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब इस पे हमें HCF निकालना है, ये HCF निकालने की विधि है। तो HCF निकालने की ये विधि है। इससे पहले हम आपको 2 और विधियां बता देना चाहेंगे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सब HCF जो है 2 संख्याओं में मिलने वाली वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ अगर आपको दिया हो 12 और यहाँ दिया हो 18, हम पूछें कि इसमें कितना कितना से कोई एक ऐसा संख्या बताइए जिससे दोनों में भाग दिया जा सके, तो आप 1 भी बता सकते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, इसमें भी 1 से लग जाएगा, 1 एकम 1, 1 अठे 8। अब 2 से लगाएं तो भी दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक 12, 2 नवा 18। तो आप 3 से देंगे तो भी भाग लग जाएगा, 3 चौका 12 और 3 छक 18। और इससे अब आगे आपके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग देने पर दोनों में भाग लगे। अब इतना झंझट करके हम नहीं निकाल पाएंगे, तो ये जो 3 जो आया जिससे दोनों में भाग लगा, और इससे अब बड़ी कोई संख्या नहीं है, अर्थात 3 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग सकता है। अर्थात 12 और 18 का HCF जो कहलाएगा वो 3 होगा, 12 और 18 का HCF 3 होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग सकता है, और इससे बड़ी दूसरी कोई संख्या नहीं है जिससे इस दोनों में भाग लग सके। तो इसे साधारण तरीके से निकालने की विधि बताते हैं। गुणनखंड विधि से अगर आपको कहा जाए 12 और 18 का HCF निकालना है गुणनखंड विधि से, आप सिंपली क्या करेंगे, इधर हम दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 छक
12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 18 का निकालेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 12 का गुणनखंड आया 2 2 3, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में तो एक है ही। 18 का आया 2 3 और 3। अब दोनों में जो कॉमन है उसको देखिए, यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ 3 दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 और 3, तो 2 3 6। 6 जो है एक ऐसी, सॉरी इसके पहले हमने थोड़ा सा गलती बता दिया है, क्योंकि 12 और 18 में 6 से भी भाग लग सकता है, अर्थात 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन था उसको निकाल दिया, गुना करने पर आया 6, अर्थात 6 ही इन दोनों संख्या का HCF है, यानी कि HCF ऑफ 12 18 आएगा 6। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप 1 2 करके देख लीजिए अपने से, 20 और 144 का, 360 और 190 का, इस तरह से 2 संख्या का करके निकाल लीजिएगा। ये पहली विधि। दूसरी भाग विधि बताते हैं, इसको उतार लीजिए। अब HCF निकालना है आपको भाग विधि से। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 135 और 225 का कहा जाए HCF निकालिए भाग विधि से, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपको बड़ी संख्या चुननी है। बड़ी संख्या है 225, इसको आप अंदर रखेंगे। छोटी संख्या है 135, इसको आप बाहर रखेंगे। तो 135 के बारे में 2 बार भी पढ़िएगा, तो 135 गुना 270 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा। तो 135 एकम 135 लगाइएगा। यहाँ 5 से 5 गया तो 0, 3 से 2 से 3 जगह हाथ लेंगे तो 12, 12 से 3 गया तो 9, ये 1 से गया तो खत्म। अब यहाँ से इस पर 90 बच गया, जो कि इससे कम है, अर्थात भागा अभी सही है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो शेषफल है ये बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य, अर्थात ये 135 बन जाएगा भाज्य। अब 90 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो 90 का 90, 90 दूनी 180, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप लगाएंगे एक बार में 90 कम 90, यहाँ 5 से 0 गया तो 5, यहाँ 3 से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4। अब आप यहाँ 90 को लाएंगे, भागफल बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, सॉरी ये शेषफल बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। 45 के पढ़ा पढ़िए, 45 के 45, 45 दूनी 90, यहाँ 2 बार में लग जा रहा है, 45 दूनी 90। अब शेषफल यहाँ आ गया 0। तो ये जो अंतिम भाजक है यही कहलाता है HCF, अंतिम भाजक HCF कहलाता है। यानी कि 135 और 225 का जो HCF आया, 135 और 225 का, वह हो जाएगा 45। सिंपल है भाग विधि। आप पहले भाग लगाइए, जो शेषफल बचे अगले स्टेप में शेषफल को बना दीजिए भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। फिर अगले स्टेप में फिर भी अगर शेषफल बच जाता है फिर उसको बना दीजिए भाजक, और इस बार जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। फिर अगले स्टेप में अगर इस बार भी नहीं आता तो शेषफल को बनाते भाजक, और जो भाजक था उसको बनाते भाज्य। इस तरह से कंटिन्यूसली करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। एक और कर देते हैं 12 18 वाला, 12 और 18 का। तो इसमें बड़ी संख्या 18 है तो 18 को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या 12 है तो 12 को बाहर रखेंगे। 12 कम 12, यहाँ 6, ये 31।
अब शेषफल बच गया और ये 12 से छोटा है, भाग नहीं लगने वाला है, कि जो शेषफल था ये बन जाएगा भाजक, जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। 6 दूनी 12, ये शेषफल आ गया 0। तो जो अंतिम भाजक है यही बन जाएगा, यही कहलाएगा HCF, यानी कि HCF 12 और 18 का जो है वो होगा 6। इस तरह से आप बहुत सारा कर सकते हैं, तो जैसे कि 1 2 दे रहे हैं। इसको बना लेना है 196 और 38,220। चालीस 152 और 12,576। ये दो संख्या को इन दोनों का HCF आप भाग विधि से निकालेंगे। यानी भाग विधि का तरीका ये है, फर्स्ट में बड़ी संख्या को हम A कह देते हैं, A में B से भाग दीजिए जिससे प्राप्त भागफल Q और शेषफल शेष R होगा। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में यदि शेष R बराबर 0 नहीं है तो जो पहले भाजक था, भाजक, तो B को A मान लीजिए और यानी जो B था वो अब A बन जाएगा अगले स्टेप में, और जो R था वो B बन जाएगा। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम इसमें बताए थे 12 18 कहीं बताते हैं 12 और 18, यानी यह B है और यह A है। हम B से A में भाग देंगे तो 12 कम 12 यह Q आएगा और शेषफल जो आएगा वह 6 R आ गया 6। अब शेषफल जब 0 नहीं आया, हमने कहा है A से B में भाग दीजिए, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा Q और शेषफल प्राप्त होगा R। यदि शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया तो B को A मान लीजिए, यानी ये जो B था अब इसको आप A मान लीजिए, यानी अंदर रख लीजिए। ठीक है। और ये जो R था इसको A बना दीजिए, R को सॉरी B बना दीजिए, तो R को हमने B बना दिया। अब अगले स्टेप में 6 दूनी 12, शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पे रुक जाना है। तब जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप क्या कीजिएगा, R जब तक 0 नहीं आ रहा है तब तक आप B को A बना देंगे और R को B बना देंगे हर अगले स्टेप में। इसको नोट कर लीजिए। अब जो ये तीसरी विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अगर आपको कहा जाए एक 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए फिर से आपको भाग विधि का सहारा लेना होगा।
आप इस तरह पन्ना को दो भाग में बांट दीजिएगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप a मान लेंगे, यानी a हो गया 225। जो छोटी संख्या है उसको आप b मान लेंगे। ठीक है, फिर हम इधर भाग विधि वाला काम करेंगे, यानी 225 में भाग देंगे 135 से। 135 दूनी 270, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 135 से कम 135 देंगे। 0 12 में 3 क्या 9, ये कट गया, यानी शेषफल आया कितना r। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो होता है a बराबर BQ जोड़ R। तो यहाँ जो a है कितना है 225 है, b जो है 135 है, और q जो आया है हमारा वो 1 आया है, और r जो आया है वो है 90। चूंकि हमने इसके पहले वाले रूल में बताया था कि जब तक आपका r नहीं आए आपको फिर बदल करते रहने पड़ेंगे। अब r यहाँ 90 आके 0 नहीं आया, तो अब ये जो r था वो बन जाएगा b, और ये जो b था वो बन जाएगा a। ठीक है, अब जो हमने बताया कि r जो था वह b बन जाएगा, और जो b था वो a बन जाएगा। ये b जो था वो a यानी कि बाहर आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा b, और ये जो r था वो आ जाएगा b की जगह पर। ठीक है, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए हमने क्या बताया है कि हर बार अगले स्टेप में अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आप शेषफल को बना देंगे b, और ये जो b था उसको बना देंगे a, यानी यहाँ ला देंगे। तो 90 के पढ़ा में 135 नहीं है, 90 के 90, 90 दूनी 180। अब 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 90 का 90 लगाएंगे, यहाँ 90 लिखेंगे। यहाँ 5 में 0 गया 5, ये 13 में से 9 गया तो 4। अब फिर से वही a बराबर BQ जोड़ R। अब हमें इतना से देखने से मतलब नहीं है, आप उतना पूरा को नहीं देखेंगे, आप इतना को नहीं देखेंगे, आप इसको देखिए, यह a है, b है, q है, r है। a बराबर BQ जोड़ R, a बराबर यानी 100, a हो गया आपका 135 बराबर BQ हो गया आपका 90, और Q होगा आपका 1, और R हो गया आपका 45। अभी भी यहाँ से शेषफल 0 नहीं है, R 0 नहीं हुआ, तो फिर से वही वाला काम, R को बना देंगे B और B को बना देंगे A। हर एक स्टेप में जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है तब तक ये आपको दोहराते रहना है। तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, यहाँ 2 और यहाँ 90, यहाँ शेषफल आपका 0 हो गया। अब आगे आपको कोई काम नहीं करने हैं, लेकिन तीसरा स्टेप यहाँ लिखने होंगे। तो यहाँ हो गया A B Q R, A बराबर यानी A हो गया आपका 90, A बराबर B हो गया 45, Q हो गया 2, और R हो गया 0 हो गया। अब 0 आ गया, अब रुक जाना है। हमने कहा था कि जो अंतिम भाजक होगा वही होगा HCF। अंतिम भाजक 45 है, इसलिए HCF हो जाएगा 45, यानी कि HCF ऑफ 225 135 का होगा 45। इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकाल लेने हैं। अब आपके पास 3 विधियां हो चुकी हैं HCF निकालने के। अब आप आसानी से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, जिस विधि से कहा जाए कोशिश कीजिए उस विधि से निकालने की। नोट कर लीजिए। और इसी तरह आप जितने भी पहले हमने भाग विधि से दिया था, गुणनखंड विधि से दिया था,